पॉलिसी की इन दिनों काफी चर्चा है। बीमा उद्योग में भी हम इसका चलन तेजी से बढ़ते हुए देख रहे हैं। कंपनियां भी इसे काफी प्रमोट कर रही हैं, लेकिन इसके प्रोस और कॉन्स आज समझते हैं। प्रमोट कर रही हैं इसीलिए शायद कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी रिसर्च की रिपोर्ट भी हमें यह बता रही है कि पिछले एक साल में जुलाई तक बीमा कंपनियों ने जितना प्रीमियम इकट्ठा किया है, जो उनकी प्रीमियम आय रही है, उसमें सिंगल प्रीमियम बीमा पॉलिसी की हिस्सेदारी बढ़कर 79% पर पहुंच गई है। तो ये कारोबार क्यों बढ़ रहा है? इसमें एजेंटों को क्या मिलता है, उनकी भूमिका क्या होती है, उनका कमीशन कैसे होता है और आपको लेनी चाहिए या नहीं? एक फाइनल जवाब तलाशने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं फाइनेंशियल प्लानर और मनी मंत्रा के फाउंडर वीरल भट्ट। थैंक यू सो मच वीरल, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। मैं आपसे सबसे पहले तो पूछना चाहूंगी कि एक सिंगल प्रीमियम बीमा पॉलिसी जो होती है, ये हम लंबे समय के लिए खरीदते हैं, 10-20 साल के लिए खरीदते हैं, लेकिन इसका प्रीमियम हम एक गो में दे देते हैं। इसमें एजेंट के लिए कमीशन की व्यवस्था कैसे होती है? थैंक यू प्रियंका, शो में आपने मुझे बुलाया। यस, आपने सही कहा। जैसे अगर देखने जाए तो कोई भी इंश्योरेंस एजेंट है, वो सिंगल प्रीमियम पेमेंट करता है, तो उनको जो कमीशन है वो पूरे टेन्योर का एक ही साथ वही साल के अंदर मिल जाता है। और अगर बाकी केस में अगर देखें तो जैसे हम रेगुलर पेमेंट करते हैं, तो वैसे रेगुलर पेमेंट का रिन्यूअल पेमेंट के ऊपर उनको कमीशन मिलता है, बट सिंगल प्रीमियम में कुछ ज्यादा, नॉर्मल जो रेगुलर पेमेंट के सामने कमीशन जो मिलता है उससे कुछ ज्यादा, और वो एक ही साथ अप फ्रंट उनको वही साल के अंदर मिल जाता है। अच्छा, अगर रेगुलर प्लान की हम बात करें तो सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कैसी लगती है? क्या ये बेहतर है? क्या इसमें निवेश करना चाहिए? इस पेमेंट ऑप्शन को चुनना चाहिए? आप क्या सलाह देते हैं वीरल? प्रियंका, देखिए, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, वट एवर इट मे बी, अगर आप देखें तो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, कोई भी हो, कहीं ना कहीं कुछ फायदे और कुछ नुकसान जुड़े हुए रहते हैं। मैं पहले फायदे की बात करूंगा। एज फार एज सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, एक तो आपका पैसा, आपके पास अगर कुछ लमसम पैसा आया है, मान के लीजिए आप बोनस आया हो, किसी ने गिफ्ट किया हो, या कोई और कुछ आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, उसके साथ एक साथ पैसा आ गया, तो एक आपको कन्वीनियंसी मिलती है कि आप वो जो लमसम पैसा आया है उसको आप सिंगल प्रीमियम में यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आपको 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। आपने एक साथ अगर आपको कुछ पैसा आया है उसको आप 1.5 लाख में एटीसी के अंडर कर सकते हो। टर्म इंश्योरेंस में आपको जो फायदा ये होता है सिंगल प्रीमियम का, कि कुछ डिस्काउंट ऑफर होता है एक साथ, अगर आप रेडी होते हो टर्म इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको वहां पे थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। आप लोन भी ले सकते हो। सिंगल प्रीमियम आपने किया तो लोन आपका जो डिटरमाइन होता है, लोन अमाउंट, वो आपके सिंगल प्रीमियम, नो डाउट सिंगल प्रीमियम का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है रेगुलर प्रीमियम से, तो उसमें आपको लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। और अब देखने जाए तो कंपेयर टू, जैसे मैंने कहा कि डिस्काउंट रहता है, तो रेगुलर प्रीमियम से आपका ओवरऑल प्रीमियम जो टेन्योर है वो हिसाब से आपको कम रहता है। और अगर मैं नुकसान की बात करूं, तो यूलिप अगर आप लेते हो, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो हम कहते हैं, उसमें मेरे हिसाब से कभी भी सिंगल प्रीमियम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो यूलिप प्रोडक्ट है वो है इक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट। इक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट में अगर आप रेगुलर प्रीमियम जाते हो तो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी रहती है उसमें आपको रेगुलर प्रीमियम में ज्यादा फायदा मिल सकता है। अगर आपने एक साथ सिंगल प्रीमियम कर दिया तो जो लेवल पे मार्केट है वही लेवल पे आपको आपके यूनिट्स मिलेंगे, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि नुकसान वाली बात होगी। टर्म प्लान में जो सम एश्योर्ड है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, यानी टर्म इंश्योरेंस थोड़ा सा कैसा है, कस्टमाइज प्रोडक्ट है। अगर आप रेगुलर प्रीमियम करते हो तो कुछ कस्टमाइजेशन आपको मिलता है, कुछ फीचर्स मिल सकते हैं, बट जैसे इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, इंक्रीजिंग योर कवर, राइट, वो आप रेगुलर प्रीमियम करते हो तो ही मिल सकता है, और अगर आप सिंगल प्रीमियम कर लिया तो आपको वो फायदा नहीं मिल सकता है। और ये मैं हमेशा कहता हूं लोगों को, अगर आप सैलराइड पर्सन हो, सैलरीड इंडिविजुअल पर्सन हो, तो आपको सिंगल प्रीमियम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो कैश फ्लो है वो आपको सिंगल प्रीमियम के लिए परमिट नहीं करता है। तो आप किस तरह की पॉलिसी खरीदते हो और आपका कैश फ्लो कैसा है? आप रेगुलरली, आपको सैलरी मिल रही है? ये कुछ बातें जो आपको सोचनी चाहिए जब आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के लिए ऑप्ट करते हैं। अब वीरल, मुझे ये समझाइए कि टर्म इंश्योरेंस जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबके लिए ज़रूरी है, लोग खरीदते हैं और एक बेसिक प्लान खरीदते हैं, लेकिन इसमें अगर कोई सिंगल प्रीमियम का विकल्प चुन ले, मान लीजिए उसने 60 साल तक की उम्र तक का एक बीमा खरीदा है, टर्म प्लान, और उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो 50, 52, 53 साल में पूरी कर ली है,
तो उसके गोल्स पूरे हो गए हैं, पर वो बीमा तो 60 साल तक चलता रहेगा, यहाँ पे नुकसान होगा उसे, राइट? आपने ये पॉइंट कहा प्रियंका, काफी सही कहा। यही पॉइंट से रिलेटेड मैं मेरा एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा टर्म इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मान के चलो अनफॉर्चुनेट इवेंट होगा, अभी आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है, मान के चलो 10 या 15 साल यहाँ से, और वो टर्म इंश्योरेंस के लिए आपने सोचा कि चलो मैं सिंगल प्रीमियम करता हूँ, तो मुझे वो टर्म इंश्योरेंस 80,000 में पड़ता है। वही टर्म इंश्योरेंस अगर मैं रेगुलर पे के लिए जाता हूँ तो मुझे 8,500 का प्रीमियम आता है। और मान के चलो कि 10 साल की टर्म टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी मैंने ली है, पर 5 साल के बाद कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है और मेरी डेथ हो जाती है, राइट? मेरी डेथ हो जाती है, मैंने 8,500 के हिसाब से मैंने रेगुलर में प्रीमियम भरा है, तो मेरा प्रीमियम आ जाएगा 42,500। उसी समय अगर मैं सिंगल प्रीमियम के लिए जाता हूँ, तो सिंगल प्रीमियम में वो प्रीमियम मैंने दिया है 80,000, तो ये थोड़ा सा घाटे का सौदा हो जाएगा। तो टर्म प्लान में डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिलता है, जब भी आप अपफ्रंट लेना चाहते हो तभी आपको ओवरऑल प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलता है। बट अगर सपोज अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाती है, और वो तो प्रेडिक्टेबल है नहीं, बट वो अनफॉर्चुनेट इवेंट में आपके लिए वो फायदे का सौदा नहीं होगा, वो घाटे का सौदा होगा। तो ये राइट। थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये मैथ आपको ध्यान रखना चाहिए टर्म इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी आप लेते हो, आप करते हो सिंगल प्रीमियम। बिल्कुल, लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में, वीरल ने पहले भी पॉइंट आउट किया था कि आपको सैलरी मिल रही है तो आपके पास एक उस तरह का कैश फ्लो है, जब आप देते रहे तो शायद ये आपके लिए अच्छा है। पर कुछ लोगों को जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके पास एक साथ एक मुश्त रकम कब है कब नहीं है, उनके लिए शायद ये एक अच्छा काम कर सकता है सिंगल प्रीमियम। वीरल, ये बताइए, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो लोग अपने पुराने निवेश को तोड़ते हैं। जहाँ तक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी की बात है, इसको मैच्योरिटी से पहले अगर कोई ब्रेक करना चाहे तो क्या विकल्प होते हैं? उसमें मैं ये कहूंगा कि दो तरीके से हैं। अगर आप कभी निवेश की बात करते हैं, निवेश के साथ कभी भी इंश्योरेंस हम आप लेते हैं, तो एंडोमेंट पॉलिसी में आप 2 साल के बाद उसको आप निकाल सकते हैं, कभी भी आपको उनको सरेंडर करना है। और एज फार एज यूलिप की बात है, तो यूलिप में आपको एटलीस्ट उसका 5 साल खत्म होने के बाद ही आप उसको निकाल सकते हैं। आपको कोई भी इमरजेंसी आ गई तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने भले सिंगल प्रीमियम भरा है तो मैं 6 महीने के बाद निकाल लूंगा या 1 साल के बाद निकालूंगा, उसमें 2 साल का प्रोविजन है, और यूलिप में वो 5 साल का प्रोविजन है। और पैसे कितने वापस मिलेंगे? मैंने जितना प्रीमियम अमाउंट दिया उसका कुछ हिस्सा ही मिलेगा? यस, ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है प्रियंका, आपने काफी अच्छा पॉइंट कहा। सरेंडर वैल्यू, उसको हम सरेंडर वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू एक कह सकते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू नहीं बोल सकते क्योंकि वो मैच्योर के बाद ही मिलता है, तो मैच्योरिटी रख सकते हैं। पर सरेंडर, मैंने मेरे पहले पॉलिसी के टेन्योर के पहले ही मैंने अगर सरेंडर करने का सोचा, तो सरेंडर वैल्यू करीबन 60 to 70% ही वापस मिलती है। 30 से 40% प्रतिशत आपका पैसा कट के आपको हाथ में मिलता है। इनफैक्ट वीरल, मैंने तो कई ऐसी पॉलिसीज पढ़ी जिसमें सिर्फ 30% मिलता है और 60% 70% कट जाता है। तो ये सरेंडर वैल्यू को ज़रूर चेक कीजिएगा अगर आप एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में लंबे समय के लिए लॉक इन करें, क्योंकि ये जो है ना, आप अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, तोड़ना पड़ रहा है, तो आपके हाथ में बहुत कम पैसे आएंगे। वीरल, बहुत सारे लोग जो हैं जीवन बीमा जब खरीदते हैं तो उससे टैक्स छूट का फ़ायदा लेते हैं, तो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में ये कैसे मिलेगा? क्योंकि अब हम लोग जब भरते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न, तो हर साल अपने प्रीमियम का जो भी है वो हम एटीसी में लिखते हैं। अब एक बार में जब प्रीमियम दे देंगे तो इसके छूट कैसे मिलेगी? इसमें दो बातें ध्यान में रखनी है प्रियंका, एज फार एज टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप एटीसी में है तो आपको सिर्फ 1.5 लाख, भले आपका प्रीमियम 5 लाख हो या 10 लाख हो, आप एक ही बार एटीसी का टैक्स बेनिफिट 1.5 लाख ले सकते हैं एज फार एज प्रीमियम पेमेंट, भले वो सिंगल हो या कुछ भी हो। रेगुलर है तो डेफिनेटली आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप 1.5, अगर आपका प्रीमियम है या 2 लाख है या 3 लाख है, 1.5 लिमिट है, आप 1.5 ही टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। सिंगल प्रीमियम में एक ही बार ले सकते हैं, जो साल में आपने प्रीमियम भरा है वो ले सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज ध्यान में रखनी है, टर्म प्लान तो नो डाउट उसका जो टैक्सेशन वैसे देखने जाए तो वो टैक्स फ्री है, बट ओवरऑल अगर देखने जाए तो आपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट किया है तो 10%, तो आपका यानी अगर when the premium amount is more than 10% of the sum assured, the tax exemption only available up to 10%, वो हमको ध्यान रखना है। और उसका जो इन्वेस्टमेंट प्लान में जो टैक्स की जो मैच्योरिटी वो है
वो भी वहां पे टैक्सेशन 10% का कैपिंग है टोटल सम एश्योर्ड का। ठीक तो है, तो वो एक चीज ध्यान में रखनी है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीमियम जो है वो सम एश्योर्ड का 10% से ज़्यादा होगा, तो फिर आपको वहाँ पर छूट केवल 10% तक ही मिलने वाली है, राइट? मिल सकती है। ओके यस। डिटेल, थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातों में क्लैरिटी आप लेकर आए, लेकिन कुछ क्लैरिटी हम और चाहेंगे हमारे दर्शकों के सवालों पर भी। हाँ, राहुल भारद्वाज जी का सवाल मैं लेती हूँ। 28 साल के हैं राहुल, अलीगढ़ में रहते हैं। मेरी बेटी 1 साल की है, उसकी शादी के लिए सालाना 20,000 रुपये निवेश करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए? क्या बीमा पॉलिसी में खरीदूं, और कौन सी बीमा पॉलिसी खरीदनी चाहिए? प्रियंका, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा दर्शकों को कि ये देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है एज फार एज यूलिप अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इवॉल्व हुआ है। बहुत ही पहले अगर देखें, पहले 5 साल 10 साल 15 साल पहले की बात करूं मैं, तो ये भी काफी सालों से म्यूचुअल फंड की जैसे वो चलते आ रहा है। कॉस्टिंग जो है, इंटरनल चार्जेस है, वो काफी ज्यादा है, तो देखे गए हैं बहुत साल पहले। अभी कुछ लास्ट 2 3 साल 4 साल में प्रोडक्ट एफिशिएंट हुए हैं, चार्जेस कम हुए हैं। अगर अगर ये जो दर्शक का क्वेश्चन था राहुल जी का कि मैं कहाँ पे निवेश करूं, यूलिप एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, बट उसमें पहले कितने चार्जेस है वो देखने चाहिए। ड्यूल बेनिफिट मिलता है यूलिप में, आप यदि निवेश करते हो, एक तो आपको इंश्योरेंस भी मिलता है और आपका पैसा निवेश भी होता है स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड की तरह। और उसमें पहले चार्जेस देखने चाहिए, और अगर आपको निवेश करना है, चार्जेस आपको कम लगते हैं, ज्यादा नहीं है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड या कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली आप उसको 20,000 को आप यूलिप में डाल सकते हो। या तो आप 10,000 यूलिप में डालिए और 10,000 आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी इंश्योरेंस के साथ निवेश करने की है तो यूलिप में चार्जेस कम होने चाहिए, वो याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो जो चार्जेस कंपनी आपसे ले रही है उसका ख्याल रखिए, और इक्विटी में वो भी निवेश करते हैं यूलिप भी, और आप इक्विटी में सीधा म्यूचुअल फंड के जरिए भी निवेश कर सकते हैं जिसमें चार्जेस बहुत कम रहते हैं। सुचित्रा वानखेड़े जी का सवाल लेते हैं। 38 साल की सुचित्रा नागपुर से ये सवाल भेजा है। बीमा एजेंट मुझे गारंटीड प्लान में निवेश करने की सलाह दे रहा है, रिटर्न भी अच्छा खासा बता रहा है। क्या जीवन बीमा में ये जो गारंटीड प्लान होते हैं, इनमें किस तरह का रिटर्न देखना है, इनमें निवेश करना चाहिए? सुचित्रा को क्या कहेंगे आप? जैसे मैंने यूलिप के बारे में कहा, वैसे ये गारंटेड जो है, हमेशा ऐसा देखा गया है प्रियंका जी कि जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, यानी ओवरऑल इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी में हमने लास्ट 2 3 साल से देखा कि इंटरेस्ट रेट्स काफी वैसे देखने जाए तो कम हो रहे थे। जैसे उसमें फिक्स डिपॉजिट फिर अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, और बहुत सारे ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट हैं, बट तभी ये प्रोडक्ट्स जो है गारंटेड रिटर्न प्लान, वो काफी पॉपुलर हुए हैं। काफी जो ऐसे कहते हैं तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो है, वो ये प्रोडक्ट्स के लिए काफी जाते हैं, और बैंक्स भी काफी ये प्रोडक्ट को पुश करते हैं अपने जो उनके जो ग्राहक रहते हैं उनको। उसमें ध्यान रहे ये रखना चाहिए कि जो उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है, और मैं हमेशा कहता हूँ ये समझने वाली बात है, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी सब चार्जेस मिला के और सब कुछ करके आपको फाइनली कितना रिटर्न पड़ रहा है, कितना रिटर्न दे रहे हैं वो लोग, तो अनुमान ऐसा देखा गया है कि 5 से 6% का रहता है। अगर आप 5 से 6% से कंफर्टेबल हो, गारंटेड रिटर्न से कंफर्टेबल हो, एश्योर्ड रिटर्न से आप कंफर्टेबल हो, तो डेफिनेटली आपको ये प्रोडक्ट सुटेबल होगा। फिर वो वर्किंग इंपॉर्टेंट है, वर्किंग एक बार कर लीजिए। फिर आप, अगर आपके थॉट ऑफ माइंड में ऐसा है कि मुझे कुछ डेट पोर्शन, अभी मैं एफडी करता हूं तो वहां पे भी मुझे ऐसे देखने जाए तो 5 से 6% या 6 से 7% के आसपास मिलेगा, और यहाँ पे भी मुझे वही अगर आईआरआर बैठता है, तो मैं क्यों गारंटेड में ना जाऊं? गारंटेड डेफिनेटली वो हिसाब से काफी अच्छा रहेगा और जाना चाहिए। डेट पोर्शन के हिसाब से उसमें कुछ एलोकेशन डेफिनेटली करना चाहिए, और ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होता है, तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में मुझे डेट में 5 से 6% मिलेगा तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। और अगर वही चीज अगर मैं इक्विटी में करता हूँ, तो मुझे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इक्विटी में रिस्क भी कम हो जाता है, और मेरे रिटर्न्स आने की चांसेस भी काफी बढ़ जाती है। तो वो भी एक दिमाग में रखना चाहिए कि ये कैलकुलेशन मेरा कैसे बैठेगा। अगर आप गारंटेड सेफ प्रोडक्ट, एश्योर्ड प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, तो गारंटेड प्रोडक्ट में आप डेफिनेटली सोच सकते हैं।
ऑलराइट, तो सुचित्रा जी, अब जो है फैसला आपका है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल है। डेट जिसमें आपको थोड़ा कम रिटर्न मिल रहा होगा लेकिन निश्चिंत है आप रहेंगे कि आपको यहाँ रिटर्न इतना मिल जाएगा, या फिर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं। आपका रिस्क एपेटाइट डिसाइड करेगा कि आप किस तरह का निवेश चुने। पर गारंटीड रिटर्न पर आपका सवाल था, जिस पर वीरल ने बता दिया 5 से 6% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच वीरल, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी को हमें बहुत अच्छे से समझाया, इनफैक्ट जीवन बीमा से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए। धन्यवाद आपका।